पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान का 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे प्रश्न जो है आपका बोर्ड मॉडल प्रश्न है। आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अब चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे 1 नंबर प्रश्न आपका है कि वोल्ट मीटर क्या है, कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न को बार बार पढ़िएगा कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, ए और बी दोनों, और डी नंबर ऑप्शन आपका है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानांतर क्रम में। तो आप याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब 2 नंबर प्रश्न को देखिए। 2 नंबर प्रश्न आपका है कि ए मीटर को, यहाँ पर ही था आपका वोल्ट मीटर और यहाँ पर ही आपका ए मीटर। तो प्रश्न में बोला कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है श्रेणी क्रम, बी नंबर ऑप्शन आपका है समानांतर क्रम, सी नंबर ऑप्शन आपका है ए और बी दोनों, और डी नंबर ऑप्शन आपका है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। तो आप याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा और ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। अब 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न आपका है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका सही आंसर। अब 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर आपका है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रश्न आपका है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही 1 नंबर ऑप्शन आपका आमीटर, 2 नंबर ऑप्शन आपका है वोल्ट मीटर, सी नंबर ऑप्शन आपका है गैल्वेनोमीटर और डी नंबर ऑप्शन आपका है प्लग कुंजी। तो आप याद रखिएगा कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अब 5 नंबर देखिए। 5 नंबर आपका है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उसमें चुंबकीय, रासायनिक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें। तो आप याद रखिएगा कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। 6 नंबर प्रश्न आपका है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ए नंबर ऑप्शन आपका है नाइट्रोजन, बी नंबर ऑप्शन आपका है वायु, सी नंबर ऑप्शन आपका है निष्क्रिय गैस और डी नंबर आपका है हाइड्रोजन गैस। तो आप याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अब 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 7 नंबर प्रश्न आपका है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है डायरिया, बी नंबर ऑप्शन आपका है निमोनिया, सी नंबर ऑप्शन आपका है मलेरिया और डी नंबर ऑप्शन आपका है मधुमेह। तो आप याद रखिएगा कि निमोनिया जो बीमारी है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
इज द राइट आंसर। अब 8 नंबर प्रश्न को देखिए। 8 नंबर प्रश्न आपका है कि एंड्रोजोन है नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस और एंजाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर हार्मोन है। अब 9 नंबर को देखिए। 9 नंबर प्रश्न आपका है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एडिनल द्वारा और वृषण द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिनल द्वारा। तो आप याद रखिएगा कि रुधिर चाप जो है एडिनल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब 10 नंबर को देखिए। 10 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है अंडाशय, बी नंबर ऑप्शन आपका है गर्भाशय, सी नंबर ऑप्शन आपका है शुक्रवाहिका और डी नंबर ऑप्शन आपका है डिंबवाहिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। तो निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 11 नंबर प्रश्न को देखिए। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो वृषण से, क्विक से, अंडाशय से और थायराइड ग्रंथि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण से। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है, तो वृषण से स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या आपका 12 है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल, बी नंबर ऑप्शन आपका है कांच, सी नंबर ऑप्शन आपका है मिट्टी और डी नंबर ऑप्शन आपका है पीतल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीतल का उपयोग लेंस के लिए नहीं किया जाता है। अब 13 नंबर प्रश्न को देखिए। 30 नंबर प्रश्न आपका है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन और डी नंबर ऑप्शन आपका है घूर्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है कि अपवर्तन के कारण तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। 40 नंबर प्रश्न को देखिए। 40 नंबर प्रश्न आपका है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों शून्य। तो इसको आप याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का, ध्यान से सुनिएगा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अब 15 नंबर प्रश्न को देखिए। 15 नंबर प्रश्न आपका है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा, कैल्शियम, लिथियम और सोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है, तो वह है पारा। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। अब 16 नंबर प्रश्न को देखिए। 16 नंबर प्रश्न आपका है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो आप याद रखिएगा कि डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बी इज द राइट आंसर। अब 17 नंबर प्रश्न को देखिए। 17 नंबर प्रश्न आपका है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। 1, 2, 3,
4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होती है, इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। अब 18 नंबर प्रश्न को देखिए। 18 नंबर प्रश्न आपका है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आभासी और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 नंबर आपका है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का आवर्धन जो होता है V/U होता है। क्या होता है? V/U होता है। तो डी इज द राइट आंसर। अब 20 नंबर प्रश्न को देखिए। 20 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो SO2, NO2, P2O5, Na2O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Na2O। तो निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो Na2O। अब 21 नंबर प्रश्न को देखिए। 21 नंबर प्रश्न आपका है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो आपका मीथेन है। अब 22 नंबर प्रश्न को देखिए। 22 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो NaHCO3 मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है बेकिंग पाउडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 23 नंबर प्रश्न को देखिए। 23 नंबर प्रश्न आपका है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो कोलन, अपेंडिक्स, सीकम और रेक्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपेंडिक्स। तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है? अवशेषी अंग आपका अपेंडिक्स है। अब 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न आपका है कि OH। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप सभी को याद करिएगा, अच्छे तरीक़ा से याद करिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो OH अभिक्रियाशील वाले मूलक के यौगिक का नाम क्या है? तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि अल्कोहल। OH क्या है? अल्कोहल आपका अभिक्रियाशील मूलक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 25 नंबर को देखिए। 25 नंबर आपका है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम है। इस तरीका का फोटो भी याद रखिएगा कि ये एकल बंध है, ये भी आपका एकल बंध है, ये आपका द्विबंध है। तो CHO अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड। तो CHO अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का क्या नाम है? तो एल्डिहाइड है। अब 26 नंबर प्रश्न को देखिए। 26 नंबर प्रश्न आपका है कि CO। तो C के बगल में आपका एकल बंध, यहाँ पर ये एकल बंध, यहाँ पर ये आपका द्विबंध है। तो CO अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो कीटोन, एल्कोहल,
एल्डिहाइड, एमिनो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो कीटोन हो जाएगा। तो आपको तो मालूम होगा कि एल्कोहल जो है आपका OH का हो गया और एल्डिहाइड आपका CHO का हो गया और कीटोन जो आपका है CO का हो गया। तो इसको आप अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा। अब 27 नंबर प्रश्न को देखिए। 27 नंबर प्रश्न आपका है कि टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। अब 28 नंबर को प्रश्न को देखिए। 28 नंबर प्रश्न आपका है कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध जो है अपरिवर्तनीय रहता है। मतलब कि अर्धचालक है उसका ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब 29 नंबर प्रश्न को देखिए। 29 नंबर प्रश्न आपका है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा, दृष्ट धारा, ए और बी दोनों, और इसका डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा कि बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त होता है, बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त होता है। तो बी इज द राइट आंसर। अब 30 नंबर प्रश्न को देखिए। 30 नंबर प्रश्न आपका है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। इसको आप डायरेक्ट याद रखिए कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटने पर चालक का प्रतिरोध घटेगा। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 31 नंबर प्रश्न को देखिए। 31 नंबर प्रश्न आपका है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ए और बी दोनों, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका ओरेस्टेड भी है और टेस्ला भी है। इसका मतलब ए और बी दोनों आपका सही आंसर है। अब आपका 32 नंबर देखिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था। तो ए इज द राइट आंसर। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।